अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पीपल्स पार्टी और नून लीग केनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात करने पर मुत्तफिक हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इलाम मेमन से फ़ोन पर रब्ता किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात करके केनाल्स के मसले को मुज़ाकरात के से हल करने पर इत्तेफाक राय किया गया है। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में इसहाक डार की सरबराही में कमेटी बना दी है, जिसमें एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, आबी और ज़री माहिरीन भी शामिल होंगे, जो पीपल्स पार्टी से केनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात करेगी। एक जानिब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी जानिब सिंध और पंजाब के वज़रा के दरमियान लफ्जी गोलाबारी अब भी जारी है और अब केनाल से बात जो है बाहर निकलकर गर्दब तक जा पहुंची है। बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की। पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, पंजाब के किसान पे बात भी हुई, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? PMLN भी ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी को वो सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाए। जब वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपनी सियासी साख को बचाने के लिए इस पर अपना कोई मौक़िफ़ तब्दील किया है या मौक़िफ़ अपनाया है या एहतजाज किया है या बिलावल साहब या चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो तकारीर कर रहे हैं, तो ये मैं PMLN के दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल लें कि अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे और किसी तरह हम केनाल्स में मान जाएंगे, किसी सूरत में केनाल्स को हम नहीं मानेंगे। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पानी की तकसीम, ज़राअत, बल्दियाती इंतखाबात समेत पावर शेयरिंग के हवाले से अब तक होने वाली पेशरफ पर तबादले ख्याल और मुल्की हालात के पेश नज़र साथ चलने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना था कि नहरों का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में हल होगा, इस हवाले से गैर जरूरी बयानात से गुरेज किया जाए। जबकि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सूबा जो है वो दूसरे सूबे के पानी पर डाका डाले। स्पीकर पर असम्बली के मुताबिक केनाल्स के मामले पर सियासी नहीं अदाद-ओ-शुमार पर बात की जाए। जहां तक सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का मसला है तो ये हम बात किसी पॉलिटिकल पोजीशन से नहीं करेंगे, ये हम बात करेंगे नंबर्स पे, ये हम बात करेंगे डाटा पे। डाटा अवेलेबल है, नंबर्स अवेलेबल हैं और कितना पानी किसने इस्तेमाल करना है ये उनका अपना हक है। अब ये है डाटा फिगर्स की बात है, नंबर की बात है। अब कितने मिलियन एकड़ फीट पानी मैंने लेना है, कब लेना है, मैं उसको कैसे स्टोर कर सकता हूँ, मैं कितने डैम बना सकता हूँ, ये उस इरसा डॉक्यूमेंट के अंदर तफसील से लिखा हुआ। मुल्क की सियासत से निकलकर बात करें, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की तवील अरसे बाद दोनों जानिब से बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और नायब वजीर आज़म वजीर खारजा इसहाक डार के एक रोज़ा दौरे काबुल ने तिजारती और सियासी बुनियादों पर अहम और नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक में सिफारती तनाव कम करना, इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की बढ़ाने की कोशिश करना, पनाह गुज़ीनों की आबादकारी और फितनल खवारिज की सरहद पार से कार्रवाइयों को रोकने के लिए बातचीत करना था। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफगान हुकाम के सामने पाकिस्तान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने भी। इसहाक डार के बकौल अफगान रेफ्यूजीज़ की वापसी में कोई शिकायत आई तो फौरी अजाला किया जाएगा, इस हवाले से कमेटी तश्कील दी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार ने अफगान अबूरी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों वज़राए खारजा ने मुज़ाकरात के नताइज पर इत्मीनान का इज़हार किया। दोनों वज़राए खारजा ने फैसलों पर जल्द अमल दरामद पर भी इत्तेफाक किया और ये कहा गया कि दोनों ममालिक के अवाम के मफाद में जो इक़दामात ज़रूरी हैं उस पर जोर दिया गया। इसहाक डार ने अमीर खान मुत्तकी को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल की। दूसरी जानिब पाकिस्तान से अफगान बाशिंदों का इनखिला जारी है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद जो है उसका अभी तक फिगर जो है वो सामने नहीं आए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह, जबकि प्रोग्राम के अगले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी हमारे साथ शामिल होंगे। राज साहब, केनाल्स वाले इशू पर आपकी शर्जील मेमन साहब से बात हुई, एक तो बातचीत क्या हुई, क्या पीपल्स पार्टी कन्विंस हो जाएगी कि ठीक है केनाल्स बना लें, या गोटी अभी फंसी हुई है?
देखें, पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल ये नहीं चाह रही कि हर सूरत जो है वो कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो बनना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म भी इस बात को बार बार जो है वो वाज़े कर चुके हैं कि जो भी प्रोजेक्ट है पंजाब का जी वो कंसेंसस के बाद ही जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अगर किसी भी सूबे को, सिंध को या किसी और सूबे को जो कि हमारे भाई हैं, उनको अगर एतराज़ है तो उस एतराज़ के ऊपर बात करने की, जवाब देने की तो इजाज़त होनी चाहिए ना। जो एतराज़ात सिंध को हैं या सिंध के दोस्तों को हैं, हम कब कह रहे हैं उनको कि हम सुबह ही जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है या इस कैनाल को जो है वो शुरू कर रहे हैं और हमने जो है वो हर कीमत पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। हम उनसे ये कह रहे हैं कि जो आपके ख़दशात हैं, ठीक, जो आपके एतराज़ात हैं, वो आप फरमाएं, हमसे उसका जवाब तो लें। अगर आप हमारे जवाब से मुतमईन होंगे तो ये मनसूबा जो है वो इसके ऊपर अमल हो जाएगा। अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो आपके इत्मीनान तक जो है वो इसके ऊपर अमल नहीं होगा। तो इसलिए मसला तो है ही नहीं, ये तो खामखा जो है वो कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है वो सड़क गर्म की हुई है और खामखा जो है वो एहतजाज पे एहतजाज करते जा रहे हैं और मकसद उनके एहतजाज का कुछ और है और बहाना जो है वो कैनाल का है। तो इसको जो है वो हम समझते हैं कि ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है, तो इसके ऊपर नज़रसानी होनी। अच्छा साहब, एक तो इस पर शर्जील मेमन साहब का जवाब क्या था, दूसरा पीपल्स पार्टी तो ये खुलकर कह चुकी है और कि वो बजट भी मंजूर नहीं होने देंगे जब तक ये फैसला हो जाए कि कैनाल्स नहीं बनेंगे। और इसका बेस्ट फोरम CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, और जब उसका इजलास नहीं बुलाया जा रहा तो पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि हमारे शकूक शुबात बढ़ रहे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। नहीं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसका बेस्ट फोरम किस तरह से है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने तो इसकी मंजूरी देनी है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर अमल किया जाए। उसके बाद इसने एक्निक में जाना है और एक्निक ने जो है वो उसकी फिर अप्रूवल देनी है और बजट वगैरह जो है वो उसके लिए मुख्तस होना है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि आपके कंसेंसस के बगैर, आपके एतराज़ात को मुतमिन किए बगैर हम इसके ऊपर अमल करने को तैयार नहीं है या अमल नहीं करेंगे, तो फिर हम इसको ECC में क्यों ले जाएं? ECC में तो तब लेके जाए ना कि हम वहाँ पे जाके जो है वो इसकी अप्रूवल हासिल करके फिर इसको एक्ने की अप्रूवल हासिल करनी है और इसके ऊपर अमल शुरू करना है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपके एतराज़ात हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम इन नहरों के, अब देखें ना, नहरें तो 6 हैं, तो इतराज़ तो एक नहर पे हो रहा है ना जो चोलिस्तान से मुतल्लिका है, बाकी 5 का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। उनमें से 2 तो सिंध की हैं। ठीक, तो सिंध अगर उनको नहीं निकालना चाहता तो वो सिंध के अपने इख्तियार में है, उसके ऊपर तो हमें एतराज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से एक जो है वो बलूचिस्तान से मुतल्लिक है और एक जो है वो KPK से मुतल्लिक है, 2 जो है वो पंजाब से मुतल्लिक है, दूसरी का कोई जिक्र नहीं करता। ये चोलिस्तान वाली जो है उसके ऊपर सारे एतराज़ात हैं। तो मामला ये है कि वो जो एतराज़ात हैं उनका जवाब देने का मौका तो फराहम किया जाना चाहिए ना। यानी अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ये चोरी कर लूँगा ये आपका पानी, तो जो है वो ये मैं आपका हिस्सा जो है वो रोक लूँगा अपने पास, तो आप अगर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसकी सफाई तो देने दें। यानी पंजाब ने और कौन सा कोई इतना बड़ा गुनाह कर लिया है कि उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएं और उसके बाद जवाब का जो है वो मौका ना दें। लेकिन सब मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है उसमें अगर ये मामला चला जाए तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं देखें, ECC जो है, ECC में अभी इस प्रोजेक्ट ने जाना है जी। ECC की अभी अप्रूवल नहीं इसमें हुई। हाँ, CCI की वही मैं बात कर रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसमें तो अभी इसने जाना है।
और वहाँ से इसकी अप्रूवल होनी है। अभी तो इसकी अप्रूवल नहीं हुई थी, लेकिन हम एक ऐसा मामला जिसके ऊपर एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात का जवाब दिए बगैर इसको क्यों लेके जाएं? अच्छा, दूसरा अफगानिस्तान की बात करें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहां पर, उस पर पीपल्स पार्टी को एतराज ये है, गवर्नर कुंडी के आपके बाद उनका जो इंटरव्यू हमने किया वो भी हम चला रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो 2 सूबे मुतासिर हो रहे हैं अफगानिस्तान से, जो मुदाखलत हो रही है वो केपी और बलूचिस्तान है, लेकिन इस दौरे में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। दोनों में से सीएम साहबान को साथ में ले जा सकते थे, गवर्नर साहबान को ले जा सकते थे। तो फिर मेरा ख्याल है कि वज़ीर ख़ारजा को जब भी वो बाहर जाएं तो मामलात तो फिर मुल्क के मुतल्लिक़ ही होते हैं, फिर उनको चारों चीफ मिनिस्टर्स और चारों गवर्नरों को साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी जाके वो बात करते हैं तो बात तो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ होती है ना। अगर फॉरेन अफेयर्स ने जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं करना, या आइन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को इसकी इजाज़त नहीं देता, और हर मामले में जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री से मुतल्लिक़ा हो, तो फिर तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी चाहिए था कि जब जब वो दौरे करते रहे हैं तो साथ लेके जाते इन 8 लोगों को, और अब उसकी तकलीद या उसकी जो है वो पैरवी अपना जो है वो इसहाक डार साहब को भी करनी चाहिए कि जब भी वो जाएं तो जाके इन 8 लोगों को लेके जाया करें, ताकि जो है वो फिर उनके कंसेंसस से वहाँ पे बात हो। अगर मामला नहीं इस तरीके से चलना है तो फिर ये तरीक़ाकार जो है वो हर जगह पे अपनाना चाहिए, सिर्फ अफगानिस्तान में तो क्यों? अच्छा, डार साहब के दौरे का बुनियादी मकसद क्या था? क्या ये वजह थी कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का शिकार है, ऑब्वियसली वो तो एक बड़ी वजह थी, जड़ें कहाँ पर हैं, कौन सरजमीन उनकी इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये मसला राना साहब सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्योंकि एतराज़ ये है कि जो अफगान रेफ्यूजीज वापस जा रहे हैं उस प्रोसेस को रोक दिया जाए। क्या बातचीत हुई और किस तरह से मामलात आगे गए? देखें, अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ उनके यानी एजेस जो है ना वो ओल्ड तल्लकात हैं, और हमने हर मुश्किल में जो है वो उनका साथ दिया है। तो हमें तो उनके साथ हर मामला जो है उसको रिज़ॉल्व करने में हमेशा जो है वो दिलचस्पी भी रही है, और फ़राग दिली से भी जो है वो हमने इन इश्यूज़ को जो है वो हमेशा सेटल किया है। हमारा उनसे सिर्फ एक ही मुतालबा कह लें या रिक्वेस्ट कह लें है कि वो अपनी सरज़मीन को हमारे मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वाले जो अनासर हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको इस्तेमाल ना होने दें। ठीक, वो वहाँ पे उन सेफ हेवन्स को ख़त्म करें, जिन सेफ हेवन्स में बैठ के लोग वहाँ से जो है वो ट्रेनें अगवा करने, लोगों को यरगमाल करने, लोगों को बसों से उतार के जो है वो शहीद करने, कत्ल करने, और जो है वो आके यहाँ पे जो है वो लोगों को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो है वो शहीद करने वाली जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लोग, वो लोग वहाँ पे बैठ के तैयारियाँ ना करें, वहाँ पे बैठ के ये सारी चीज़ें जो है वो उनको मैनेज ना करें। यहाँ पे जब दहशतगर्दी की कार्रवाई करें और टेलीफोन के ऊपर वहाँ पे राब्ते करें, तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही जो है वो तशवीशनाक हैं और हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ देह हैं। तो हमारी तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट ये है, अगर वो इसके ऊपर अमल करें तो बाकी सारे मामलात के ऊपर उनसे जिस तरह से पहले तआवन होता रहा है उस तआवन के लिए हम तैयार हैं। देखिए, आप इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़ी गहरी नज़र है खित्ते के हालात पर आपकी। अफगान तालिबान और टीटीपी जो हैं उनकी आइडियोलॉजिकली सेम है, एक ही मदरसे से पढ़े हुए हैं और 20 साल इकट्ठे वो लड़े हैं अमेरिका और नेटो के खिलाफ। आपको क्या ये पॉसिबल लगता है कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे और उनको वहाँ से निकाल लेंगे? नहीं, देखें वो 20 साल से तो 70 साल से वो हमारे साथ भी तो है ना। अफगानिस्तान 70 साल से 76 साल से हमारा हमसाया है, हमारा उनके साथ तआवन है। पिछले जो है वो
20-30 सालों में जितना पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम ने जी उनका साथ दिया है, तो वो भी तो एक वैल्यू जो है वो रखता है। हम कब उनको कह रहे हैं कि उनको निकाल दें, वो रखें उनको, उनको बिल्कुल वो हर तरह की सहूलत दें, लेकिन कम से कम इस हद तक उनको रोकें, ये सहूलत ना दें कि वो यहाँ पे आके हमें कत्ल करें, हम यहाँ पे आके दहशतगर्दी की कार्रवाई करें, इस बात से रोक दें। बाकी वो रखें उनको, हमने कब उनको कहा कि वहाँ से निकाल दें। ठीक, जो अफगान रेफ्यूजीज वाला मामला है उनको भिजवाने का अमल तो जारी है, क्या ये अटल फैसला है, इसी तरह जारी रहेगा और तमाम अफगान रेफ्यूजीज जो हैं उन्हें वापस भिजवाया जाएगा? देखें, ये अटल फैसले वाली कौन सी बात है। देखें, वो हम यहाँ पे जो है वो आर्जी तौर पे, पनाह गज़ी की तौर पे जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। हमने उनको बड़ा अरसा जो है यहाँ पे उनको ये जो है सहूलत दी है, क्योंकि वहाँ पे हालात ठीक नहीं थे। अब हालात वहाँ पे नॉर्मल हो चुके हैं, उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है, तो अब उनको वापस जाना चाहिए। उनको तो आज खुद ही वापस चले जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर उसमें कोई गवर्नमेंट मदद उनकी कर रही है तो बिल्कुल एक जायज़ एक अमल है। तो इस अमल को के ऊपर मेरा तो ख्याल है कि ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो रब सीएम केपी का एक क्लिप आपकी नज़र से गुजरा होगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला को एक टेक्स्ट मैसेज भिजवाया है। आपने कभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है, टेक्स्ट मैसेज डायरेक्ट ऊपर भिजवाया है आपने? ये अब इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। टेक्स्ट मैसेज उन्होंने भेजा है तो फिर आगे से बताएं कि क्या आंसर आया उनको, यानी वो रिसीव हो गया या नहीं हुआ। वैसे तो खैर अल्लाह ताला हर इंसान की शाह रग से करीब है, जो भी इंसान बात करता है तो अल्लाह ताला का तो यही फरमान है कि मैं सुनता हूँ। तो अगर उन्होंने कोई टेक्स्ट मैसेज किया है तो बता दें उसका क्या जवाब आया। सवाल करने का मकसद ये था राना साहब, एक ऐसा सूबा तीसरी बार उनको जो डिलीवर कर चुके हैं, वहाँ की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस से खुद उनकी अपनी पार्टी के वुज़रा मुतमईन नहीं है। मतलब फिर आपको ऐसी बयानात से अंदाज़ा हो जाता है सीरियसनेस का, और वो जनाब जो है वो सूबा चला रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो फिर विफाक की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है आपकी गवर्नमेंट की कि उस सूबे पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है वहाँ पर। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि उन्हें अपने सूबे पे, गवर्नेंस पे और ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर पे और दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके ऊपर उनको तवज्जो देनी चाहिए। CTD को बहुत मजबूत किया जाना चाहिए। आप देखें, अगर आज पंजाब जो है वो सेफ़ है तो उसकी बुनियादी वजह जो है कि वहाँ पे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने बिलअमूम और CTD ने बिलखुसूस जो है वो वहाँ पे बड़ा काम किया है, और आज भी कर रही है। आज भी आए दिन जो है वहाँ पे दहशतगर्दों को जो है वो पकड़ा जा रहा है। तो अगर वो भी इस तरह से एक अदारे की पोजीशन में CTD को वेल इस्टेब्लिश कर लेते तो आज ये सूरत हाल इस तरह से ना होती। तो ये उनको करना चाहिए, अब करना चाहिए, अगर इससे पहले नहीं कर सके तो। राना सनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, खुसूसन जो डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का दौरा अफगानिस्तान है उस पर हमने बड़ी तफसीली उनसे गुफ्तगू की। इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मामलात हैं, डार साहब ने विजिट किया और दोनों ममालिक ने एक चीज़ पर जो इत्तेफाक किया वो ये कि एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप चूंकि KP के गवर्नर हैं, इन मामलात पर गहरी नज़र है। दहशतगर्दी से अफगानिस्तान के करीब होने की वजह से भी KP बहुत ज़्यादा मुतासिर है। कैसे इस दौरे को और डेवलपमेंट को देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल, बड़ा खुशाइंद बात है कि हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया 1 साल के बाद। मैं समझता हूँ कि 1 साल उनकी हुकूमत को, मैं समझता हूँ कि ये पहले हो जाना था, फ्रीक्वेंट विजिट होने चाहिए थे, अफगानिस्तान के साथ हमारी इंगेजमेंट होनी चाहिए थी।
फॉरेन ऑफिस के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि हो गए। लेकिन उसमें सबसे मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक अमर ये है, और इसमें सबसे जो चीज़ें मिसिंग थी वो ये था कि जो दो सूबे इस वक्त अफेक्ट हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गान हुकूमत से कि उनकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, तो उनमें से दोनों सूबों का कोई नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने जब डेलीगेशन की तस्वीरें देखी हैं, मैंने जब डेलीगेशन की जो वहाँ पे जो मैं देखा कि जो लोग थे, उनमें से हमारे सूबे की नुमाइंदगी न किसी ने की, न बलूचिस्तान के सूबे किसी ने नुमाइंदगी की। यहाँ तक इस वक्त बहुत बड़ा एक मसला चल रहा है अफ़गान रिफ्यूजीज़ की वापसी का। हक़ तो यह था कि सैफ़रॉन के मिनिस्टर साथ होते, वो भी मौजूद नहीं थे। वॉट जो भी विज़िट हुआ, मैं समझता हूँ कि या तो जॉइंट सेशन बुलाकर हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म साहब को जो डायलॉग्स हुए, जो बातचीत हुई अफ़गानिस्तान के साथ, उनको जो है पार्लियामेंट को एतमाद में रहना चाहिए, या फिर हमारे दोनों सूबाई असम्बलियों में आकर हमारी असम्बलियों को कम से कम एतमाद में रहना चाहिए कि उन्होंने बात क्या की है। मसला हमारा है, हमें अगर हम ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो फिर कौन ऑन बोर्ड होगा। तो गवर्नर साहब, डिप्टी वज़ीर ने अफगानिस्तान जाने से पहले क्या किसी भी लेवल पर इस बारे में बातचीत नहीं हुई? सूबे को ऑन बोर्ड क्या नहीं लिया गया? बलूचिस्तान की बात करें, लेकिन केपी की अगर बात करें, वो तो चलें, जो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो तो वज़ीर आला साहब तो हो सकता है उनसे उनकी बात हुई हो। रेफ्यूजीज वाले मामले पे किसी मामले पे आपको ऑन बोर्ड लिया गया? मे भी सीएम साहब से बात हुई हो या हो, देखें मुझे नहीं पता, मैं तो ऑन बोर्ड नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि सीएम साहब भी शायद ऑन बोर्ड हों। लेकिन वॉट एवर, अगर वो जा भी रहे थे तो अगर वो 2-4-5 लोगों को ज़्यादा ले जाते, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर होते और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर होते, अमीर मकाम साहब होते जो कि सैफ़रॉन के मिनिस्टर हैं, इनके सूबे में मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, उनको साथ अगर ले जाते तो एक अच्छा एक गेस्चर जाता कि देखें अगर डिप्टी वज़ीर आज़म आए तो दोनों सूबों के नुमाइंदे उनके साथ हैं, सैफ़रॉन के मिनिस्टर उनके साथ हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता। मुझे नहीं पता, मे बी इन्होंने सीएम साहब को शायद ऑन बोर्ड लिया हो, लेकिन सीएम साहब की सच कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई इस वक्त, या उनके तर्जुमान की जो कि उनके एडवाइज़र की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि उन्होंने उनको ऑन बोर्ड लिया है। चाहिए था कि उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को साथ लेकर जाते और सैफ़रॉन मिनिस्टर भी साथ होते। लेकिन कुछ आप इत्तेहादी जमात हैं, अगर ऐसे मामलात पर आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, केनाल्स वाले मामले पर आपके गिले शिकवे अलग से हैं, ऑन बोर्ड आपको नहीं लिया गया अहम फैसलों में, तो ये इत्तेहाद आपको कुछ चलते नजर आ रहा है? फिर देखें, मुझे नहीं पता कि क्या इनके साथ इशू है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो ये इश्यूज़ हैं जो कि बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। CCI एक फोरम है इस मुल्क में, इस आइन के तहत, जो हर 3 महीने बाद CCI की मीटिंग होनी चाहिए। CCI की एक मीटिंग भी नहीं हुई। अगर वो होती तो आज जो अफगानिस्तान का इशू है, या अफगान रिफ्यूजीज़ का इशू है, या हमारे सूबे माइन एंड मिनरल्स का इशू चल रहा है, या बाकी बिल का इशू चल रहा है, या बाकी इशूज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मेज़ पे हल होते हैं, ये टेबल टॉक के ज़रिए हल होते हैं, न कि ये मीडिया के ज़रिए हल होते हैं, न जलसे जुलूसों के ज़रिए हल होते हैं, या किसी और से। अगर हम पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, अगर हम जमहूरियत का अपने आप को इतना क्रेडिट देता है कि हमने 18वीं तरमीम यूनानिमसली पास कराई है, तो 18वीं तरमीम में ये भी लिखा गया कि आपने हर 3 महीने बाद जो है अपना CCI की मीटिंग कॉल करनी है और सूबों के साथ आपने इस पर डायलॉग्स और डिस्कशन करनी है। अच्छा, माइनर्स की आपने बात की, क्यों नहीं ये मामला हल हो सका? केपी की हुक्मरान जमात है, वो आपस में तकसीम है, JUI ने इसके खिलाफ तहरीक का ऐलान किया है, ANP तहरीक का ऐलान कर चुकी है, ये कंट्रोवर्सी बनी कैसे? देखें, ये मेरे ख्याल में जानबूझ के बनाई गई है, और ये PTI ने जो यहाँ पर इस्लामाबाद में गेम खेल रही है ना, PTI इस्लामाबाद चैप्टर, PTI KP चैप्टर इस्लामाबाद वाले जो हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं डायलॉग्स की, NRO की, और KP चैप्टर जो है वो उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ ये डायलॉग्स करते हैं उनको बुरा भला कहते हैं, गालम गलोच करते हैं। तो इसी किस्म के इन्होंने आधी PTI को छोड़ दिया इस बिल के ख़िलाफ़, और आधी PTI जो कि इस्लामाबाद की हमेशा बात मानती है अच्छे बच्चों की तरह। हमारे CM साहब बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं इस्लामाबाद को, जो भी टास्क उनको दिया जाता है वो बड़े एहसन तरीके से निभा रहे होते हैं। तो इसमें शायद उनको मुश्किलात, और उन्हें जानबूझ के अपनी पार्टी से कहा कि आप यहाँ पर मुखाफत करें, क्योंकि गालिबन 2017-18 में उन्होंने एक इसी तरीके से एक बिल पास किया था सूबे के जो उस माइन मिलर्स के हवाले से, सूबे के हवाले से, और उसी के भी जो है अब उन्होंने शायद इस पर अपने पार्टी को जानबूझ के तकसीम किया कि आप आधी पार्टी उधर हो जाएं, आधी इधर हो जाएं, ताकि मेरे पास फेस सेविंग हो। अपोजिशन को भी इस पर शायद कुछ एतराज़ात, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मिल बैठ कर हल किया जाए। अगर आज वफाक समझती है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है,
तो ये चीज़ें भी देखें, अगर CCI की मीटिंग होती तो ये भी उसमें डिस्कस हो जाएगा होता। लेकिन अगर वफाक आज समझती है कि इस चीज़ में कुछ बिल में बेहतरी की ज़रूरत है, 18 अमेंडमेंट बाकी है, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद तो 26 अमेंडमेंट भी आ चुकी है ना। तो अगर इसमें कोई चीज़ है तो मैं समझता हूँ कि ये एक हुकूमत का काम होता है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर 26 फरवरी के लिए कितना शोर शराबा कर रहे थे, हमने तमाम पार्टी को बिठाकर उन्हीं के मुताबिक जो वो चाहते थे उस तरह से हमने बिल ड्राफ्ट किया, फिर हमने पेश किया। तो अगर थोड़ी सी अगर उसमें कोई चेंजेस अपोजिशन समझती है कि हो या चीज़ें हैं तो मिल बैठकर पार्लियामेंट में मसाइल हल होते हैं, रोडों और चौराहों और चौकों पर नहीं होते हल। अच्छा, पीपल्स नून लीग का एक अहम मुशावरती इजलास हुआ था जिसमें नदीम अफजल चंद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब थे आपकी तरफ से, और इसके बाद बयानात भी आए कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। क्या पीपल्स पार्टी इस पर बैकफुट पर आने के लिए तैयार है? क्योंकि हम हुकूमत, आप अगर ये कहें कि हम हुकूमत गिरने नहीं देंगे, लेकिन दूसरी जानिब कोई लचक नजर नहीं आ रही नून लीग के मौक़िफ़ में। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उन्होंने सूबे की बात हो, जिस इशू पे भी हो, अवाम की आवाज़ पे लब्बैका है। कल हमारी पंजाब की जो हमारी कमेटी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और PMLN की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी पंजाब के हवाले से, उनकी कल मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस पंजाब में। तो हमेशा क्योंकि सिंध का इशू है, सिंध में लोगों को बड़ा इस पे इशू चल रहा है, ज़मींदारों को इस पे इशू है, किसानों पे है, उनके पानी के इशूज़ हैं, तो उनकी अगर बात नहीं सुनी जाएगी, उनका मसला नहीं होगा तो डेफिनेटली वो रोडों पे होंगे। अगर वो उनकी ज़मीनें गैर आबाद होंगी तो रोडों पे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि डायलॉग के ज़रिए मसले का हल होना चाहिए था। आज भी अगर राना सनाउल्लाह साहब ने शर्जील मेमन साहब को अगर कल फ़ोन किया है तो मैं समझता हूँ कि पहले बैठकर इस मसले का हल निकाल लिया जाता। रमज़ान के महीने में जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ डेलीगेशन में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था कि मैं बहुत जल्द एक मीटिंग कॉल करूंगा जिसमें सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा, कैनाल के इशू हम डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ा एक अलार्मिंग इशू है। तो आज तक वो मीटिंग नहीं हो सकी। ठीक है। आज उन्होंने कहा था कि हम उस वक्त हम थे कोई 25-30 लोग, एक उनकी भी कैबिनेट के मेंबरान काफ़ी बैठे हुए थे, हम भी 8-10 लोग थे बिलावल साहब के साथ। उन्होंने कहा एक सिंध स्पेसिफिक, कैनाल स्पेसिफिक हम एक मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आज तक डिस्कशन नहीं हो सका। लिहाजा जो चीज़ें हैं, अगर सिंध के लोगों को इशूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, तो उनके पार्लियामेंटेरियंस डेफिनेटली उन लोगों की आवाज़ बनेंगे, उनके हल्के से जिसने वोट लिए तो उनकी आवाज़ बनेंगे। पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की आवाज़ बनी है, उन इशूज़ जो हमारे, चाहे वो सिंध के इशू रहे हैं, चाहे वो KP पंजाब या बलूचिस्तान के इशू रहे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। कश्मीर की इशू भी आवाज़ उठाई है, GB के इशू भी आवाज़ उठाई है। तो जब इशू होगा सिंध के लोगों का तो डेफिनेटली भी उस पार्टी उस पर आवाज़ उठाएगी। देखिए, अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, जब वज़ीर-ए-आज़म के लेवल तक के मामला डिस्कस हो चुके हैं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, डार साहब की सरबराही में कमेटी बनी, फिर एहसन इकबाल साहब कराची गए, राना साहब ने शर्जील मेमन को 2 दिनों में 2 कॉलें की, लेकिन मामला हल की तरफ नहीं बढ़ रहा। इसकी बुनियादी वजह आपको क्या नजर आती है? क्योंकि नून लीग, जिनको ये पता है कि पीपल्स पार्टी अगर पीछे हट गई तो गवर्नमेंट हमारी गिर सकती है, वो फिर भी आपकी बात मानने के लिए नहीं तैयार। देखिए, स्टेप वाइज चीज़ें होती हैं। आपको याद होगा हम PDM में जब थे और हमने एक अपोजिशन की जमातों की मीटिंग बुलाई और हमने उस वक्त एक PDM की बुनियाद रखी, तो पहले दिन में कहा गया था कि आप सिंध असम्बली से इस्तीफे दें, हुकूमत ख़त्म करें। और हमने कहा था स्टेप वाइज करेंगे, जो हमारे पास आइनी और कानूनी रस्ते हैं पहले उसको अपनाएंगे, इस्तीफे हमारा आखिरी हर्ब होगा। और आपने देखा कि हमने अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करके दिखाई। PTI के लोगों ने इस्तीफे दिए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, हमें पार्लियामेंट में रह के, पंजाब हुकूमत में रह के, KP हुकूमत में रहकर हमें जदोजहद करनी चाहिए थी, हमें मुकाबला करना चाहिए था। लिहाजा हम स्टेप वाइज जा रहे हैं। जब आएगा टाइम, हम प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में है कि हमें कहते हैं कि आप पहले वो आखिरी स्टेप पहले लें और उसके बाद फिर आप ऐसे हैं। नहीं, जब वो टाइम आएगा तो हम उस हद तक भी जाएंगे। क्योंकि देखें, बिलावल साहब ने अभी भी जो उस दिन हैदराबाद में स्पीच की थी, उन्होंने पता बिल्कुल मौक़िफ़ दिया है, और मैं कहता हूँ कि वो स्टेप वाइज होगा। अब उसके बाद अभी सक्कर में भी जलसा है, तो जो स्टेप वाइज होगा। और आप देखें कि हम हुकूमतों अगर होते, हमें हुकूमत की इतनी लालच होती तो आज हमारी काबीना में 10 मिनिस्टर्स होते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते, पार्लियामानी सेक्रेटरीज भी होते। लेकिन हुकूमतों का जो है वो हमें लालच नहीं है। और सिंध के जो इशूज़ हैं, सिंध की आवाम की आवाज़ है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी बैकफुट पे नहीं जाएगी। आपने देखें कि सिंध की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, तो बैकफुट जाने, मैं नहीं समझता कि बैकफुट पे भी उस पार्टी इस वक्त जा सकती। ठीक, चलें, बैक नहीं जा सकती, नून लीग भी बैकफुट पर जाने के लिए नहीं तैयार। देखते हैं कि क्या बनेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि JUI और PTI का इत्तेहाद नहीं होगा, जो कि हम पहले ही
प्रिडिक्ट भी कर चुके हैं, बार बार कह भी चुके हैं। मामला क्या है, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब और शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जमीयत उलमा इस्लाम ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। ये फैसला महफूज कर लिया गया है, जिसका ऐलान मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये फैसला लाहौर में मुनक़िदा JUI की मरकज़ी जो मजलिस है उस 2 रोज़ा इजलास में किया गया। इजलास में यह फैसला हुआ कि JUI पार्लियामेंट में आज़ाद अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए जाने वाले तमाम मामलात का जो है वो इंडिविजुअली तनकीदी जायजा लेगी और हालात के मुताबिक किसी भी मरहले पर PTI के साथ मशरूत ताउन या मुखालफत का फैसला करेगी। मौलाना ने आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात की और इस बात को वाज़ेह किया कि वो अपने प्लान से जदोजहद जारी रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ यही है कि इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफॉर्म से जदोजहद जारी रखेगी अपने मौक़िफ़ के साथ। जहां पर मौजूदा सूरत हाल पैदा हो और वहां पर कोई मुश्तरक अमल आ जाए, मुश्तरक मसला आ जाए, उस पर चाहे मजहबी जमातें हों या अपोजिशन की सियासी जमातें हों, उनके साथ मुश्तरक अमल में कोई माने नहीं। JUI फे और PTI के दरमियान इत्तेहाद ना होने की बड़ी वजह एतमाद का फुकदान था। JUI फे के मुताबिक कई माह गुजर जाने के बावजूद PTI ने JUI के तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जवाब नहीं दिया। JUI के बकौल PTI ये भी वाज़ेह करे कि वो पोजीशन का ग्रैंड अलायंस बनाना चाहती है या एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते करेगी, जिसका PTI की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ एक जानिब एक वसीतर अपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील में JUI को साथ शामिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी जानिब खुद खुफिया तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही थी ताकि खुद को एक मरकजी जो है वो बार्गेनिंग टूल के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाए। JUI ने इस पॉलिसी को भांपते हुए इत्तेहाद से लाताल्लुकी का ऐलान अभी तक किया तो नहीं है, लेकिन शायद वो जल्द हो जाएगा। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे मौजूद हैं जनाब सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको शौकत यूसुफजई साहब का एक शॉर्ट सुनाएं कि उन्होंने क्या बात की थी। मौलाना ने इत्तेहाद करना होता ना तो अभी तक इत्तेहाद हो जाता। मैं खुद बहुत सारे लोगों ने मुखालफत भी की थी कि इनके साथ इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी वो वॉइसेस थी कि हम कहते थे कि नहीं, अगर होता है तो होने दे। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि मौलाना विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं। मौलाना विकेट के दोनों जानिब खेलना चाहते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जो खबर सामने आई है कि JUI ने PTI के साथ ग्रैंड अलायंस में ना जाने का फैसला कर लिया है, क्या इसका ऐलान कब किया जाएगा? बाकायदा फैसला हो चुका है? फैसला जो है वो अनाउंस होगा मौलाना साहब की तरफ से, या फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब उनकी हदायत के मुताबिक फैसला करेंगे, फैसला सुनाएंगे जो भी फैसला होगा, या फिर असलम गौरी साहब। तो इन 3 लोगों का वर्जन जो है ऑफिशियल वर्जन समझा जाएगा जमात के हवाले से। ठीक, अभी तक कोई डिसीजन एज सच नहीं है और उसका इंतजार किया जा रहा है। नहीं, लेकिन 20 तारीख तक डेडलाइन थी, आपकी पार्टी का अहम इजलास होना था, क्या उसमें ये फैसला हो चुका है और अब इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है? जी हाँ, वो जनरल काउंसिल सेशन था हमारा। आप उसको अंग्रेजी में जनरल काउंसिल सेशन कह सकते हैं, उर्दू में मजलिस अमूमी का इजलास कह सकते हैं। और 19 और 20 2 दिन ये इजलास चला है। ठीक, और इस इशू पे भी डिबेट हुई है, तो आप समझ लें जिस तरह से फैसला महफूज होता है तो अभी इस वक्त फैसला महफूज है। तो सर, ये जो फैसला हो चुका है जो कि महफूज है, वो सुना दीजिएगा। देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है मुसलसल, और मेरा भी आर्गुमेंट यही है कि एक तो दोनों जमातों का इत्तेहाद होना मुश्किल इसलिए है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, दोनों जमातों का एक तल्ख माजी है। आपका एतराज ये भी था PTI के पर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, तो आपकी पार्टी ने ये जो फैसला महफूज किया है, अगर ये है कि JUI ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में नहीं जाना, तो उसकी वजह यही होगी कि PTI एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। अभी तक तो जाना या ना जाना का उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर जो उसमें दरमियान में जो शराइत थी हमारी और जिसके साथ एग्री भी कर लिया गया था, और उसको आप कह लें कि ऑफिशियली या अनऑफिशियली जो है ना कन्वे भी कर दिया गया था,
तो वो उसमें ये शर्त जो है कबूल कर ली गई थी। और फिर उसके बाद जो है वो मामला मिड ऑफ अप्रैल तक या इस इजलास तक जो है वो मौखर कर दिया गया था, यानी वो शर्त जो है वो लागू हो गई थी और हमने अब उसके बाद जो है ना वो तय करना था। तो अब वो शर्त तो उन्होंने वायलेट कर दी थी इमीडिएटली आफ्टर ईद जो है जो कुछ हो रहा था, और उसकी हम ऑफिशियली जो है वो एक्सप्लेनेशन मांगते रहे हैं और कहते रहे हमको कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वजाहत दे दीजिए, सिर्फ बता दीजिए ऑफिशियली कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। मगर जो चैनल जो हमारे और उनके दरमियान जो लिंक स्टैब्लिश था इस मामले के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, उसने कोई वजाहत नहीं दी। तो वो वजाहत तो नहीं आई, मगर आज जब एक खबर ऐसी उड़ती चल पड़ी कि जी इत्तेहाद नहीं हो रहा जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे, तो फिर उन्हीं साहब का फिर एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया मुझे कि ये आया, ये सच है या दुरुस्त है। तो मैंने उनको बताया कि अभी तक मैं तो उठाया था लास्ट मोमेंट पे, फिर मौलाना साहब ने क्या फैसला किया है उन आरा को देख के, जो उसके मजलिस के मेंबर्स थे उनकी आरा को देख के या उनको गिन के कि कितने हक में गए कितने खिलाफ गए, तो ये बात अभी तक तय होना बाकी है। अब तक कोई फैसला मैंने चेक भी किया है, फैसला अभी तक कोई नहीं। अच्छा, मेरी भी गुज़श्ता एक हफ्ते में मौलाना साहब से 2 मुलाकातें हुई और मेरा टेक अवे ये है, आपकी पार्टी में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इत्तेहाद पर, आपकी क़ियादत वर्कर्स स्टेज नहीं शेयर करना चाहते पीटीआई के साथ, और फिर केपी में इलेक्शंस में मुकाबला होता ही पीटीआई और जेयूआई में है। तो यही शायद वजह है कि पीटीआई के साथ ग्रैंड अलायंस में आप लोग नहीं जाना चाहेंगे। मैं नहीं कह सकता कि फैसला हाँ में होगा या ना में होगा या उसकी वजूहात क्या होंगी, मगर वजूहात जो दोस्त चाहते थे कि इत्तेहाद में जाया जाए उन्होंने अपनी वजूहात दी हैं, और जो दोस्त चाहते थे कि इत्तेहाद में न जाया जाए उन्होंने अपनी वजूहात दी हैं। और वो हमारे यहाँ लिखने वाले मौजूद होते हैं और वो नोट्स ले रहे होते हैं, और फिर नामों के हिसाब से या तादाद के हिसाब से भी ये नोट्स लिए गए होंगे, और ये सारा कुछ जो है मौलाना के सामने भी आ जाएगा। ये नहीं वो या तो वो खुद मौजूद रहे तो भी, और जो उनकी एब्सेंस में स्पीचेस हुई या जिसने हाँ किया जिसने ना किया वो सारा कुछ उनके सामने जाएगा, और इसको बुनियाद बना के इधर भी कोई फैसला हो जाए। जेपी के वज़ीर आला साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अल्लाह ताला को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है और उस पर आपकी पार्टी के लोग भी काफी कमेंट कर रहे हैं। केपी में जिस तरह गवर्नेंस है, कोई बेहतर आदमी नहीं हो सकता था आपके ख्याल में उस सूबे का चीफ मिनिस्टर? असल मसला शायद उनका नहीं है, असल मसला वो इंतजाम करने वालों का है। आप भी जानते हो कि यहाँ इस मुल्क में किस तरह से लोग ओहदों पे आते हैं और किस तरह से ये इंतजाम बनता है या किया जाता है। ये जब इंतजाम करने वाले हैं तो आप उस इंतजाम से देखेंगे ना कि इंतजाम करने वालों की जो है ना वो ज़हनी सलाहियत क्या होगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये मुल्क क्यों दुरुस्त तौर पे नहीं चल रहा, उसकी वजह समझ आ जाएगी। जब मैंने कभी भी माइंड रिप्लाई किया है तो उस इंतजाम को मैंने सामने रखा है, इंतजाम करने वालों की सलाहियत जो है मेरे सामने खुद ब खुद आ गई, और वो यकीनन उस इंतजाम करने वालों को ऐसे लोग ही चाहिए जो अल्लाह पाक को टेक्स्ट मैसेज करें, और किसी दिन इंतजाम करने वाले भी इस तरह से टेक्स्ट मैसेज ना करने लग पड़े। तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, आपके सूबे की हालत, मेरे सूबे की हालत, और अब सिंध की हालत ये होने जा रही है कि यहाँ पे शायद आपको दिन में भी सड़कें जो है ना वो बंद मिलेंगी। मेरे सूबे में कई शाहराहें बंद होती हैं रात के वक्त, कई दिन को भी बंद हो जाती हैं। आपके सूबे में भी कई शाहराहें ऐसी हैं जहाँ 8-8 महीने से जो है ना वो बंद है और किसी को जो है ना कोई परवाह नहीं है, क्योंकि रोम जल रहा है और वो बांसुरी बजा। कामरान मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया तफसीली इंटरव्यू का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद शौकत यूसुफजई साहब से पीटीआई का वर्जन लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। अगर जेयूआई इत्तेहाद के लिए राजी नहीं है तो पीटीआई क्या करेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जेयूआई और पीटीआई के इत्तेहाद के मामले पर कामरान मुर्तजा की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीटीआई के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, गुज़श्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में आपका कहना था कि मौलाना के साथ अगर इत्तेहाद होना होता तो अभी तक हो चुका होता। अब तो
इतलात यही है कि पीटीआई के साथ वो इत्तेहाद में नहीं जाएंगे और उसकी बड़ी वजह यह है कि पीटीआई ने उनके बकौल ये वाजे नहीं किया कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे ये इत्तेहाद इस तरह लग नहीं रहा है, लेकिन कोशिश तो होती है। सियासी लोग हैं, अपोजिशन में है दोनों जमातें, और हम समझते हैं कि जेयूआई अपोजिशन में है, इसलिए हम उनसे राब्ता कर रहे हैं। ठीक। और अगर हमें ये पता है कि वो अपोजिशन में नहीं है तो फिर हम उनसे राब्ता नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक तो यही लगता है कि वो अपोजिशन में थी, इसलिए हमने राब्ते किए, कोशिश की कि ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। हमेशा अपोजिशन जमातें मिलकर तहरीक चलाती हैं, मिलकर कोशिशें करती हैं। अब देखो, जेयूआई की अपनी सियासत खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है और आज जो उनकी सूरत हाल है, वो खुद देख सकती है कि उनके साथ किसने क्या किया। पीडीएम के साथ वो चली, पीडीएम बनाई, पीडीएम ने जो धोखा दिया उनको, तो आज तक पीटीआई ने तो किसी चीज में उनको धोखा तो नहीं दिया है ना, कम से कम। तो अब ये फैसला तो उन्होंने खुद करना है, क्योंकि हमने तो बड़ा उनके साथ खुले दिल के साथ कोशिश की, क्योंकि वो भी ये कहते थे हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हम भी कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ है। वो अर्ली इलेक्शन की बात करते थे, हम कहते हैं ठीक है, हम मिलकर कोशिश करते हैं अर्ली इलेक्शन के लिए रामवार की जाए। तो अब आगे उनको क्या रास्ता दिखाया गया है, क्या उनको फ्यूचर दिखाया गया उनका, अब ये तो मेरे इल्म में नहीं है कि वो अचानक ऐसी क्या बात होगी कि उन्होंने कहा कि जी हम इत्तेहाद में नहीं जा सकते। उनकी मर्जी है, जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये फैसला तो जेयूआई नहीं करना है। हम तो इंशाल्लाह सियासी लोग हैं, अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। पहले भी तहरीक चलाई है, अभी भी चला सकते हैं, अभी भी चलाएंगे इंशाल्लाह। पार्टी ने फैसला करना है। ठीक है। आपने गुज़श्ता हफ्ते ये कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला हो या और कुछ मसाइल हो, मौलाना विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं, लेकिन एक बड़ा एतराज मौलाना का ये है कि मैं किससे बात करूं, 10 मुख्तलिफ लोग आते हैं, 10 के 10 कहते हैं इमरान खान साहब का पैगाम लेके आए हैं, और लेकिन मुख्तलिफ बातें होती हैं। दूसरा का ये है कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं या चाहते हैं कि आप राब्ते में हों, तो जेयूआई की ये तहफ़्फ़ुज़ात आपने दूर क्यों नहीं किए? देखिए, पहली बात तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारा कोई राब्ते नहीं है। ठीक है। और कोई इस तरह बैकडोर चैनल बातचीत भी नहीं हो रही है। ये जरूर है कि इमरान खान ने कहा था कि अगर बातचीत की जाए दूसरी तरफ से तो आप करें, पार्टी को इजाजत है कि वो बातचीत करे और कौमी मफाद में करे, कोई जाती मफाद में ना करे, ना इमरान खान के लिए करे ना बुशरा बीबी के लिए करे। तो ये तो खान साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा है। तो कौमी मफाद में तो बातचीत बंद नहीं हो सकती, और ना ही कोई दूसरी पार्टी हमें डिक्टेट कर सकती है कि जी आप करें या ना करें। तो जब तक आप देखें, जब तक आपका माहिदा नहीं होता है, जब तक आप एक एग्रीमेंट में नहीं जाते हैं, इत्तेहाद नहीं बनता, उस वक्त तो हर पार्टी आजाद है। क्या जेयूआई ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट नहीं दिया? क्या वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जाकर नहीं बैठी? तो हमने तो कोई इतराज नहीं किया, इसलिए कि हमारे इत्तेहाद में तो अभी शामिल नहीं है। जहां तक ये बात करना कि जी वो 10-10 ग्रुप है, हर लीडर एक बात करता है, देखिए ये बिल्कुल गलत है। हमारा चेयरमैन इस वक्त जो है वो बैरिस्टर गौर है, सलमान अकर वाजा जनरल सेक्रेटरी है, अपोजिशन लीडर उमर अयूब है, बड़े खुले लीडरशिप है। अब इसके अलावा मैं बात करूं, कोई और करे, तो वो तो देखें, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी 10 ग्रुप बने हुए 10 से मैं बात नहीं कर सकता। आपके सामने जो पार्टी की हिरार्की मौजूद है, आप पार्टी से बात करें, आपको दूसरे ग्रुपों से बात करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि क्या ये बहाना उनका सही होगा, नहीं होगा, और उन्होंने क्या सोच समझकर ये फैसला किया है, ये तो जेयूआई बता सकती है कि उनको क्या चीज सूट करेगी। वैसे आपको क्या लगता है क्या वजह बनी होगी? देखिए, वजह तो जाहिर है यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपने इलेक्शन भी करना है तो आपने किसके खिलाफ करना है? तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ना है। तो या तो देखें ना, या तो पहले दोनों जमातें बैठकर फैसला करें कि जी हमने कौन कौन सी सीटें लेनी है, क्या करना है, एक दूसरे को रास्ता छोड़ना है, नहीं छोड़ना, वो तो बहुत दूर की बात है ना। लेकिन ये जो है ना, ये तो हकीकत है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी। अब इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है कि कोई ये कहे कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो हमारा मैंडेट ले रही है। तो मैंडेट तो जाहिर है अवाम ने देना है ना, तहरीक इंसाफ को तो कोई टोकरी में डाल के तो नहीं दे रहा है। आजकल तो वो हालात भी नहीं है कि हम कहें कि जी हमें तो किसी ने टोकरी में डालकर मैंडेट दिया है। जिनको दिया है वो हुकूमत कर रहे हैं,
वो जिस हालात में हुकूमत कर रहे हैं उनसे पूछा जाए। तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब को दिल बड़ा करके जो माजी के किस्से हैं उनको बुलाकर एक मुल्क के वसी तर वफाद में ग्रैंड अलायंस की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन या तो उनके ऊपर प्रेशर है, अब ये प्रेशर किसका है, हुकूमत का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, या किसी और का है, या उनके किसी मफादात को जिक पहुंच रही है जिससे उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया। ये फैसला तो वही कर सकते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं। ठीक, मौलाना साहब के लिए भी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे उन सब के लिए। ठीक है। लाइटर नोट, गंडापुर साहब का एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो इरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला को भी डायरेक्टली टैक्स किया हुआ है। तो देखा जाए तो एक नॉन सीरियस सी बात है, वो सूबा चला रहे हैं। शायद ये होगा ना कि हम दुआ तो करते हैं, हमारी दुआएं तो बहुत जल्दी पहुंचती है अल्लाह के पास, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना कहते हैं इंसान के शारक से भी ज्यादा करीब है। तो टैक्स में तो टाइम लगता है ना, इसमें तो कोई टाइम नहीं लगता है। अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, पाकिस्तान के लिए भी करते हैं, इमरान खान के लिए भी करते हैं, हालात के लिए भी करते हैं कि अल्लाह इस हालात को ठीक करे। मुल्क जिस तरफ जा रहा है बहुत मुश्किल है ना। आप देखें इस वक्त किसान रुल रहा है, बड़े बड़े दावे हुए हैं कि जी पंजाब में सेहत का निजाम बेहतर हो गया है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब चले गए अपने सेहत के हवाले से, बैरून मुल्क उनका कोई इलाज नहीं हो रहा था पंजाब में। दूसरी तरफ जो सेहत के वर्कर्स हैं वो सारे सड़कों के ऊपर है, आपको पता है, एहतजाज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खराबी तो है, अभी भी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आप किसानों को आपने गंदम के लिए उनको रुला दिया और कीमतें उनकी गिरा दी, और दूसरी तरफ आपने जो कहा कि जी गंदम ज्यादा हो गई तो डीएपी वो महंगी कर दी, खाद महंगी कर दी, नेक्स्ट टाइम के लिए वो बेचारे आप बोलेंगे। इस वक्त आप देखें सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है। आप तो दावे तो कर रहे हैं कि हमारी तरक्की हो रही है, हमारे पास रिजर्व बढ़ गए हैं, लेकिन वो रेमिटेंसेस देखे, ईद थी, रमजान था, उसके लिए लोग भेजते हैं अपने घर को पैसे, लेकिन आप उसके बाद आप देखें कि आपने अपना पैसा कहां से पैदा किया, आपने एक्सपोर्ट कहां किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।